नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भी भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जो पहले ट्विटर था, वहां आप वोट कर सकते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो भी जल्द ही आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, जिनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको विस्तार से जो स्पेशल रिपोर्ट्स हम दिखाने वाले हैं, तो बड़ी खबरें आपका आज इंतजार कर रही हैं। और शो है आपका फेवरेट शो जनमत, जिसमें ट्विटर पर आप सभी पोल्स में भाग ले सकते हैं। पहली बड़ी खबर, फर्जी वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हां, अमित शाह से जुड़ा हुआ यह मामला है, डीप फेक से जुड़ा मामला है, एआई से जुड़ा मामला है, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वार पलटवार इसको लेकर शुरू हो चुका है। एक युद्ध छिड़ चुका है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे भगवान विष्णु जी की मूर्तियां मध्य प्रदेश में कहां पर मिली, और ये 12वीं सदी से पुरानी मूर्तियां जब मिली हैं तो ये देखिए सनातन कितना पुराना है, ये तो खाली अंदाजा ही लगाया जाता है, लेकिन जितना भी पीछे जाइए आपको सनातन के प्रमाण ही मिलते हैं। जहां भी खुदाई होती है वहां पर अवशेष मिलते हैं पुरातन सनातन के। इसके बाद अगली खबर पर हम चर्चा जिस पर करेंगे, आपको दिखाएंगे विस्तार से। अमेरिका में फिलिस्तीन का समर्थन बढ़ गया है। वहां पर कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में जहां पर छात्रों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और महंगी पढ़ाई है, जहां पर आप सोचिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहां पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन पर। और क्यों कर रहे हैं, क्या प्रोपेगेंडा है, फंडिंग कहां से होती है, वो भी आपको समझाया जाएगा स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। और इसके बाद आगे आपको बताएंगे कैसे हेलीकॉप्टर ने संतुलन खोया, उसमें कौन बैठे थे, क्या अमित शाह उसमें थे। एक वायरल वीडियो आपको इस मामले में भी हम आपको दिखाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि शो में आप भी भाग लेते हैं तो आपको अच्छे से समझाना होता है। और उसके बाद आपको जिस चर्चा का विषय हम बड़ा टॉपिक हमने आज जो लिया है वो है शेख की जांच से डर कैसा। सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस की सरकार को एक तरीके से कह लीजिए, ऑब्जर्वेशन कह लीजिए या फटकार कह लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक आदमी के पीछे क्यों इतनी मेहनत की जा रही, क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे केजरीवाल की सुप्रीम सुनवाई क्या होगा, राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या कुछ कहा गया है, और दोबारा जब सुनवाई होगी तो क्या जमानत मिल सकती है या नहीं, इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद आपको बताया जाएगा मोदी का विपक्ष पर हमला। लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है और विपक्ष पर हमले बहुत तेज कर दिए पीएम मोदी ने, वो आपको दिखाएंगे हमारे स्पेशल शो में। उसके बाद आपको बताएंगे कि कनाडा का खालिस्तान प्रेम क्यों सामने आ रहा है, और ये बार बार ऐसे ही चलता रहा तो कितना खतरनाक भारत के लिए तो क्या है, कनाडा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, जस्टिन ट्रूडो के लिए खतरा हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 का जो चल रहा है उसका स्पेशल हम आपको दिखाएंगे, क्या क्या अपडेट्स रहे हैं तमाम मामलों को लेकर। तो इसी पर हम आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से हम आपको जानकारी भी देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ यहां पर हो रहा है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर जो यहां पर हमारे सामने आ रही है उसके बारे में आपको हम यहां पर बताएंगे। अमित शाह वाला मामला जो है हम उसको उठाते हैं और उससे अब जुड़ा हुआ आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक है कि एक जिहादी के द्वारा एक हिंदू बहन जो है, एक हिंदू बेटी के साथ जिस तरीके का कृत्य किया गया वो बेहद खतरनाक है। श्रद्धा वालकर वाला जो केस है बिल्कुल उसी की तर्ज पर ये एक और घटना जहां पर सामने आई है, इसने सभी की आंखों को खोल कर रख दिया है, सभी को परेशान कर दिया है। बात कर रहे हैं मुंबई में बढ़ते जिहादी आतंक की, जहां मुंबई के साठेनगर इलाके में मातंग समुदाय की एक युवती यानी पूनम श्री सागर का 18 अप्रैल को निजाम नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने अपहरण कर लिया था और कल्याण क्षेत्र में उसकी हत्या कर दी थी। पूनम की मौत श्रद्धा वालकर मामले जैसी ही दूसरी हत्या है और बेहद दुखद घटना है। क्या है पूरा मामला, आपको इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान भी जुड़ेंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जोरों पर है, लेकिन इन चुनावों पर आरक्षण को लेकर संग्राम जारी है। जहां गृह मंत्री अमित शाह पर आरक्षण को खत्म करने के बेबुनियादी आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया में गृह मंत्री अमित शाह की आरक्षण को लेकर वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अमित शाह SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वीडियो फर्जी साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC, ST और OBC का है
वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एसपी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। इसी फर्जी वीडियो को फैलाने के मामले में गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर में कहा गया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे आरक्षण को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। वहीं माना जा रहा है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ पूरे देश भर में कार्रवाई हो सकती है। तेलंगाना रैली के इस वीडियो में मुसलमानों के लिए आरक्षण कोटा खत्म करने के उद्देश्य को लेकर अमित शाह के बयानों को बदल दिया गया ताकि चलिए वापस आते हैं। ये तो हमने आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखा दी थी पहले, वो भी महत्वपूर्ण था, लेकिन आते हैं मुंबई की बात करेंगे, जहां पर ये बढ़ता जिहादी आतंक जो है वो परेशान करता जा रहा है और बिल्कुल उसी के लिहाज से ये केस भी जो है वो सामने आया है और ये बेहद चिंतित कर देने वाला है। कैसे एक महिला को इस तरीके से मार डालना, और इसी के सीक्वेंस में लगातार ऐसी खबरें अगर देश के कई हिस्सों में आती हैं तो कब इसको माना जाएगा। हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और इस मामले पर चर्चा करने के लिए मंगल जी, क्योंकि बिल्कुल दिल को ठेस तो पहुंचाता है, दुख तो देता है। और इस तरीके से कब तक हिंदू बहन बेटियां इस तरीके से ही शिकार होती रहेंगी, कब तक उनके साथ ये अत्याचार होता रहेगा और कब कार्रवाई होगी, और इस मामले पर क्या अपडेट्स होंगे जो आपके माध्यम से हम जान पाएं कि क्या कार्रवाई की जा चुकी है। मैं सुदर्शन टीवी का मन से धन्यवाद देना चाहता हूं शिवम जी। मैं जब से भारत के अंदर सुदर्शन टीवी हुआ है तब से राष्ट्रीय विषयों को लेकर और ऐसे विषयों को जिनके साथ में अन्याय होता है साधारण परिवार के लोगों को, उसको सुदर्शन टीवी हर समय उठाता रहता है। आज की जो घटना है उसमें पूनम क्षीरसागर नाम की लड़की को एक निजाम नाम का आदमी 18 तारीख को घुमाने के लिए चलते हैं ऐसा बोल के लेके गया, पानी में डुबो के हत्या कर दी। और बाद में उसको जब लगा कि ये क्या हो गया तो पुलिस उसको लेके वहां के हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल से जब पता पड़ा कि लड़की मर चुकी है तो डेड बॉडी को लेके भाग गया। बाद में उसने उसको एक गोनी में बंद करके पटक दिया और वापस आकर अपने घर में रहने लग गया। जब वहां के समाज सेवी लोगों ने उसको देखा तो उन्होंने पुलिस के हवाले किया। ये पता पड़ा यह घटना मुंबई में पहली घटना नहीं है, इसके पहले ऐसे ही मालवनी के अंदर दलित समाज की महिलाओं को वहां से भगाने के लिए बहुत तंग किया जाता था। 2-2 घंटे उनको टॉयलेट में बंद कर दिया जाता था कि हम नमाज पढ़ रहे तुम बाहर नहीं आ सकते। इसी तरह से शुक्ला नाम की एक लड़की की अंधेरी में हत्या हुई। इसी तरह से एक मानखुर्द में 6 महीने पहले और चेंबूर में भी एक हत्या हुई। ये श्रद्धा वालकर का केस तो हमको सबको मालूम है। ये सब इस एक दलित समाज, पिछड़े हुए समाज के लोगों को इस तरह से आतंकित करके रखना और बार बार ऐसी घटनाएं करना बहुत गंभीर है। मैं सुदर्शन टीवी के माध्यम से पूरे भारत के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत हो गया, सबको उठकर खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि कोई दलित समाज, पिछड़ा हुआ समाज कमजोर अकेला है ऐसा समझकर उनके ऊपर इस तरह की घटनाएं करने की जो प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, उसके ऊपर रोक लगे। बिल्कुल, राक्षसी प्रवृत्ति पर रोक तो लगे, लेकिन इसी तरीके का पैटर्न आपको क्या लगता है कि इतनी जो शक्ति कहां से आती है, इतनी बुद्धि कहां से आती है? बुद्धि खराब तो मैं मानता हूं इनकी है, लेकिन क्यों बार बार एक ही पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है? एक तरीके से लगातार प्रताड़ित किया जाता है, कभी धर्म बदलने को लेकर, कभी कुछ और खाने पीने को लेकर। एक हिंदू आस्था, क्योंकि जो हिंदू धर्म है सभी का सम्मान करता है, सभी का स्वागत करता है। बहुसंख्यक होने के बावजूद आप ये बात समझिए किस तरीके से मंगल जी, बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहा है। और कब तक इसको बर्दाश्त किया जाएगा? अगर मुंबई जैसे शहर से ऐसी खबर आएगी, भाई वहां पर तो हिंदूवादी सरकार है, ये तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा वहां पर बढ़ जाती है। और अगर वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सोचिए देश के अन्य हिस्सों में कितना ज्यादा कुछ हो रहा होगा। और ये खबर तो रिपोर्ट हो गई और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल ने इसको उठा दिया, बाकी मुद्दे तो उठाए ही नहीं जाते हैं। लोढ़ा जी। मुंबई के अंदर हमारी सरकार आने के पहले के जो 2 साल थे उसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को लाकर बसाया गया और ये सब शुरुआत मालवनी पैटर्न से हुई।
ये जो चेंबूर और मानसून में जो बार बार घटना हो रही है, उसके पास में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशियों बसाने का काम चल रहा है। हमारी सरकार ने आने के बाद 2 बार उनके खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की, और वो अलग अलग तरीके से झूठे आधार कार्ड बनवाकर इस तरह की घटनाएं करते हैं। आज इस घटना के बाद में मैंने पुलिस अधिकारियों, महानगर पालिका अधिकारियों और कलेक्टर तीनों को निर्देश दिया है कि वो सरकारी सारे के सारे जमीनें खाली करवाएं, और वहां पर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या बिना पुलिस की एनओसी लिए हुए आकर बस गए हैं, एक सूझबूझ चलाकर उन सब के खिलाफ में केस रजिस्टर किया जाए, उनको वापस रिपोर्ट किया जाए। मुझे लगता है कि अब हिंदू जनता मुंबई की जाग चुकी है। आज की घटना के बाद में अभी कोई शांति से बैठने वाला नहीं है। जब तक इन सब लोगों को यहाँ से खदेड़ कर हिंदुओं को सुरक्षा का वातावरण नहीं दिया जाता, तब तक हम हमारी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे ऐसा समझेंगे। इसलिए इसके बारे में सकल हिंदू समाज के साथ में मिलकर हम सब लोग काम करें। तो मंगल जी, आपकी सरकार ये प्रयास तो देखिए करती है, मौजूदा सरकार ये प्रयास करती है कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रहे, एक ही कानून रहे, एक ही कानून से चलाया जाए, देश में सीएए लागू हो और उसी के साथ साथ एनआरसी, ये सब चीज़ों प्रावधानों को लागू करने का। लेकिन विपक्ष इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जैसे आप बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि भाई हम इन चीज़ों को लागू नहीं होने देंगे। आपने जिक्र किया बांग्लादेशियों का और इलीगल जो माइग्रेंट्स जो यहाँ पर आके बस जाते हैं, और सख्ती करने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे? क्योंकि राजनीति का शिकार आम जनता यहां पर होती हुई नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि भाई जब से पिछले सालों में जब से ये बढ़ोतरी इनकी हुई है बाहर से आने वाले, कि बॉर्डर पार से जो आ रहे हैं और एक जिहादी सोच लेकर आ रहे हैं, वही तो खतरा बढ़ता जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, इसलिए उम्मीदें आपसे ज्यादा है। आपसे उम्मीदें ज्यादा है तो लोग चाहती है बहुत कुछ जल्दी हो जाए। क्या जल्दी हो पाएगा? अब नक्की हो पाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत बड़े स्केल के ऊपर बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को पकड़कर वापस डिपोर्ट करवाया। इसके लिए स्पेशल टीम बनी है, और इसके साथ में जो नशे का व्यापार इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी उन्होंने विशेष मुहिम चलवाई है। मुझे लगता है कि ये जहर, ये बहुत पुराना जहर है। लंबे समय तक यह कांग्रेस की सरकार रही है, और एक विशेष वोट बैंक के साथ में जीतने वाले लोगों के लिए उनको बसा के रखना, लाना एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था। पर अब ये देशभक्त, देश प्रेमियों की सरकार आई है, तो इसके बारे में आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट सुनने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मंगल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस पूरे मामले को हमारे दर्शकों को समझा, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ऐसे मामलों पर पूर्ण विराम लग जाएगा, खत्म हो जाएंगे ऐसे मामले। बात करेंगे अमित शाह की। जी हां, जहां आरक्षण को लेकर संग्राम जारी है, वहीं अमित शाह की एडिटेड फर्जी वीडियो के वायरल मामले में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर दी। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जांच में शामिल होने के लिए 1 मई को दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट के सामने पेश होने के लिए बुलाया है। रेवंत रेड्डी के साथ ही 5 लोगों को भी नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वीडियो के मामले में रीतम सिंह नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जोरों पर है, लेकिन इन चुनावों पर आरक्षण को लेकर संग्राम जारी है। जहां गृह मंत्री अमित शाह पर आरक्षण को खत्म करने के बेबुनियादी आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया में गृह मंत्री अमित शाह की आरक्षण को लेकर वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अमित शाह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वीडियो फर्जी साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। इसी फर्जी वीडियो को फैलाने के मामले में गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर में कहा गया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे आरक्षण को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। वहीं माना जा रहा है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ पूरे देश भर में कार्रवाई हो सकती है।
तेलंगाना रैली के इस वीडियो में मुसलमानों के लिए आरक्षण कोटा खत्म करने के उद्देश्य को लेकर अमित शाह के बयानों को बदल दिया गया ताकि ऐसा लगे कि वो सभी आरक्षणों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस सख्त कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ के मामले में तेलंगाना कांग्रेस और सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस भेज दिया है और पूछताछ के लिए 1 मई को बुलाया है। साथ ही 5 लोगों को भी नोटिस भेजा है। पुलिस की पूछताछ जारी है। वहीं अमित शाह ने कल कहा था कि भाजपा का इरादा कभी भी आरक्षण को खत्म करने का नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए इस खबर पर, क्योंकि शो का नाम जनमत है और आपका जो योगदान है वो मत के द्वारा आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जहां पर आपसे सवाल हमने पूछा, अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 8% लोगों ने ना में, तो ना के बराबर लोगों ने ना में। बहुमत कह रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे एआई या डीफेक से बनाए गए वीडियोस पर अब लगाम भी लगनी चाहिए ताकि देश का नुकसान ना हो और एक पॉलिटिकल पार्टी की छवि खराब करने का भी जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगली खबर का रुख तो करेंगे, बहुत सारी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं और उस पर हमारा पोल भी, जिस पर आपको भाग लेना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाके, ट्विटर पर, जिसको पहले ट्विटर कहते थे अब एक्स हो चुका है, वहां पर #JNMAT यानी जनमत आप टाइप करेंगे, सीधा हमारे पोल में आ जाएंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश की और हिंदुओं की और हिंदू देवी देवताओं की। एक तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, कई तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर बात मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंदू देवी देवताओं का इतिहास मिला है उसकी है, जहां खरगोन जिले के बेडिया क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर गांव कानापुर में एक मांगलिक भवन की नींव की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान भगवान विष्णु जी से जुड़ी 9 मूर्तियां मिली हैं। ये उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सनातन, जो पुरातन सनातन है, सृष्टि के निर्माण के समय से सनातन यहां पर मौजूद है और उसी का एक उदाहरण आप यहां पर देख रहे हैं। बता दें कि कानापुर गांव में मांगलिक भवन के पास निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस दौरान जेसीबी की सहायता से गड्ढों की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान अचानक से हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमा दिखाई दी। इन सभी प्रतिमाओं को ध्यानपूर्वक बाहर निकाला गया। गांव के लोगों ने भगवान की 9 प्रतिमाओं को पास के मंदिर में रखवा दिया था, लेकिन ये सूचना मिलते ही पुलिस व राजस्व अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सभी मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। साथ ही इन मूर्तियों की जानकारी पुरातत्व विभाग को सौंप दी गई है। पुरातत्व विशेषज्ञों के मुताबिक ये 12वीं सदी की परमार कालीन मूर्तियां हैं। मूर्तियां पुरातत्व विभाग को सौंपी जाएंगी, जिसके बाद मूर्तियों के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो देखिए, सनातन का इतिहास, पुरातन इतिहास, पुरातत्व विभाग को सौंपी जाएंगी मूर्तियां और 12वीं सदी की परमार कालीन ये भव्य मूर्तियां, भगवान विष्णु जी की ये मूर्तियां, जिसके दर्शन, जिनके सभी के आप दर्शन कर पा रहे हैं, आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुनः दोहराऊंगा सवाल पूछा, खरगोन में मिली मूर्तियां 12वीं सदी में सनातन धर्म का प्रमाण है? और ये देखिए, बिल्कुल है। और आप ही का ये जवाब है 95%, 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। लेकिन प्रचंड बहुमत, मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, वो मानती है कि 12वीं सदी में सनातन धर्म का प्रमाण है ये मूर्तियां। ठीक है, तो हमने शो की शुरुआत में भी चर्चा की थी मुंबई के जो जिहादी आतंक के बारे में। उस पर हमने एक पैकेज बनाया है, उसके बारे में दिखाएंगे। लेकिन फिर से मैं आपको खबर दोहरा देता हूं। मुंबई में बढ़ते जिहादी आतंक की बात करते हैं, जहां मुंबई के साठे नगर इलाके में मातंग समुदाय की युवती के साथ 18 अप्रैल को निजाम नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी। पूनम की मौत श्रद्धा वालकर मामले जैसी ही है और उसको आपको बताएं उसी तरीके की वो हत्या है और बेहद दुखद घटना है। इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट को देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। मुंबई के मानखुर्द में जिहादियों के आतंक की घटना सामने आई है, जहां मुंबई के साठे नगर इलाके में रहने वाली मातंग समुदाय की युवती पूनम क्षीर सागर का 18 अप्रैल को निजाम नाम के एक टैक्सी ड्राइवर ने अपहरण कर लिया और कल्याण क्षेत्र में उसकी हत्या कर दी।
इतना ही नहीं, निजाम ने युवती के शव को टुकड़ों में काटकर सूटकेस में डाला और एक सुनसान जगह पर रख दिया। कुछ दिन पहले सामने आई इस घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और उन्होंने इस संबंध में मंत्री मंगल प्रभात से मुलाकात की है। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री ने मानखुर्द जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनकी सुरक्षा के अहम निर्देश दिए। पूनम की दुर्भाग्यपूर्ण मौत श्रद्धा वालकर मामले की पुनरावृत्ति है और बहुत दुखद घटना है। इस मामले पर मंत्री का कहना है, ऐसा है कि इस घटना के पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसमें जाना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। एक साल भर पहले अंधेरी में ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद में चेंबूर में ऐसी घटना हुई और आज यहाँ पर ऐसी घटना हुई। तीनों जगह पर दलित समाज के, मातंग समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है एक जाति विशेष के द्वारा। इसके पीछे कारण क्या है और इसको रोका कैसे जाए? तो मैंने पुलिस को ये सूचना दी है कि आसपास जितने अनाधिकृत रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं उनका आप वहाँ पर शोध कीजिए, शोध मुहिम शुरू करिए। कानून ऐसा है कि कोई किसी को घर पे रहने को देता है या भाड़े पर देता है तो पुलिस की एनओसी लेनी चाहिए, वो किसी ने नहीं ली है। तो ऐसे जो लोग अनाधिकृत रूप से रहते हुए पाए जाए या जिन्होंने प्रश्रय दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 1, 2 यहाँ पर बड़ी बड़ी सरकारी जमाने के ऊपर दिन रात अनाधिकृत कब्जा करके घर बनाने का काम करके रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम शुरू है। वो लोग जो 3-4 बड़े बड़े गैंगस्टर और कब्जेदार ये कर रहे हैं उनके खिलाफ में पुलिस MRTP कार्रवाई करे, ऐसी मैंने सूचना दी है। कि मातंग समुदाय की बहनों को धोखा दिया जा रहा है। हमारी बहनों की कट्टरपंथियों द्वारा बेरहमी से हत्या की जा रही है। चेंबूर, अंधेरी के बाद हमारे शहर में यह तीसरी घटना है, इसीलिए पुलिस इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। पूरा हिंदू समुदाय एकजुट हो गया है। आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुंबई में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों का बंदोबस्त जल्द करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए और ऐसी जिहादी सोच का सत्यानाश होना चाहिए। इनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा, मैं तो कहूँगा सजाएं मौत होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसी गलती दोबारा ना करे और कोई हिंदू बहन बेटी इन जिहादियों का शिकार ना बने। यहाँ अभी का जो नई स्टोरी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं, वो बिहार के बेगूसराय की है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बिहार के बेगूसराय में लीजिए तस्वीरें भी आ गई। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। उसी ये हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं, इसी में अमित शाह सवार थे, लेकिन वहां से लौटते वक्त अमित शाह का हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के लिए अनियंत्रित हो गया। उसको टेक ऑफ करना था, लेकिन देखिए संतुलन कैसे बिगड़ा, क्या उसमें टेक्निकल फॉल्ट था या क्या कुछ था, वो इधर की तरफ चला गया। ऐसे में कुछ हादसा भी हो सकता था। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए वक्त रहते हेलीकॉप्टर को नियंत्रित किया। इसके चलते अमित शाह बाल बाल बच गए। अमित शाह के हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और वीडियो में देखा जा सकता है कि पायलट ने जैसे ही हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ किया था, वह हवा में ऊपर उठने की जगह दाहिनी ओर लहराने लगा। हेलीकॉप्टर जमीन छूने वाला था, उससे पहले ही पायलट ने उसे नियंत्रित कर लिया और हेलीकॉप्टर बेहद पेचीदा एक उड़ने वाली चीज़ है, जिसको आप समझ सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत पेचीदा है उड़ाने में, प्लेन को उड़ाने से ज़्यादा पेचीदा इसको माना जाता है। और ऐसा लग रहा था मानो हेलीकॉप्टर ऊपर उठने के लिए लिफ्ट उसको नहीं मिल रही थी, उसको लिफ्ट चाहिए होती है, नीचे प्रेशर दिया जाता है, तभी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर पाता है। डायरेक्टली वर्टिकल टेक ऑफ इसका होता है, प्लेनों की तरह नहीं, उसमें एक रनवे चाहिए होता है, लेकिन ये वर्टिकल टेक ऑफ इसको जब नहीं मिला, अनियंत्रित ये हो गया, तो अपने दाहिनी दिशा में एक दिशा की तरफ ये चलता गया। लेकिन पायलट की सूझबूझ से ये हादसा नहीं हुआ और अमित शाह का हेलीकॉप्टर चंद सेकंड के लिए जमीन के बेहद करीब मंडराया और ब्लेड्स भी जमीन से टकरा सकती थी। इसके बाद धीरे धीरे देखिए हेलीकॉप्टर ऊपर उठ गया। हेलीकॉप्टर के सफलतापूर्वक उड़ने पर मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और यह बेहद खतरनाक हो सकता था। अगर हेलीकॉप्टर पलट जाता तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर पायलट की आपको दाद देनी पड़ेगी, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री को बचा लिया और अंदर बैठे जो VIP गेस्ट थे, तमाम लोग, सभी की जान को सुरक्षित पायलट ने अपनी सूझबूझ के चलते बचाया। और ये तस्वीरें जब आप देखते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अंदर बैठे होंगे उस वक्त क्या स्थिति होगी और कितने घबरा गए होंगे लोग। तो आपने देखा किस तरीके से पायलट की सूझबूझ के चलते हेलीकॉप्टर बच गया। कुछ घटना नहीं हुई, अनहोनी नहीं हुई और आराम से टेक ऑफ थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड बाद, हालांकि वो कुछ सेकंड बेहद खतरनाक थे, लेकिन टेक ऑफ हो चुका था, आराम से हो गया था उसके बाद। अब अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की।
जहां जेल से रिहा होने के लिए केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और केजरीवाल के वकील सिंघवी के बीच कई सवाल जवाब हुए। जहां केजरीवाल के वकील सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया, वहीं ईडी की तरफ से दलील दी गई थी कि केजरीवाल ने नोटिसों को नजरअंदाज किया। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। जेल से सरकार चलाने के दौरान केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं बल्कि फटकार लग रही है और इसी कड़ी में जेल से रिहा होने के लिए केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और केजरीवाल के वकील सिंघवी के बीच कई सवाल जवाब हुए, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिसके जवाब में केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि वो जमानत के लिए नहीं है। ट्रायल कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है वो 2 नोटिस के खिलाफ है, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपने जमानत के लिए कोई याचिका क्यों नहीं दायर की। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। सिंघवी ने ईडी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए दलील दी कि 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। इस गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी? वहीं ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया, आपको नोटिस भेजे गए थे, लेकिन केजरीवाल ने नोटिस से नजरअंदाज कर दिए। दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस और सवाल जवाब हुए। जस्टिस संजीव खन्ना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और अब कल इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। ऐसे में कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, और अब कल इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाएंगे? इन सभी सवालों पर क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा और ये बेहद रोचक पोल है। हमने पूछा केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी राहत तो हाँ में, और अगर मिलेगी तो आप ना में जवाब दे सकते हैं। उस पोल का नतीजा भी देखिए, बेहद एक अजीब, आपको इसका रिएक्शन भी समझेंगे, लेकिन जैसा पोल में आप वोट करते हैं वैसा ही हम आपको दिखाते हैं। तो यहां पर देखिए, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो 63% लोग, 63% लोग मानते हैं राहत नहीं मिलेगी। 37% लोग मानते हैं राहत मिल सकती है। मिला जुला कह सकते हैं इसको पोल, लेकिन अभी भी बहुमत कह रहे हैं कि कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी। अगली खबर का रुख तो करेंगे, मोदी जी के ऊपर बड़ी खबर है, प्रचार प्रसार दोनों तरफ से, विपक्ष का भी बताएंगे आपको। देश में अब तीसरे चरण का प्रचार प्रसार जोरों पर है। चुनाव तो चल ही रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। पीएम ने आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को अपना लूट का एटीएम बना लिया है। देखिए, लूट का एटीएम बता दिया कर्नाटक को कांग्रेस के लिए। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इतिहास भी कहता है कि कांग्रेस आई तबाही लाई। तो लगातार कांग्रेस पर तंज कस रहे थे पीएम मोदी, और आगे कहा कि चुनाव का जिक्र करते हुए कि 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। यह चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। हमारा संकल्प यानी बीजेपी का संकल्प है कि आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बने, तीसरी बड़ी इकोनॉमी, टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक बन जाए। और क्या कुछ कहा इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सरकार में रहते हुए देश को लूटना है, उसे क्या आप इतने बड़े देश की जिम्मेवारी दे सकते हैं? मेरा सवाल अगर आप समझ सके तो जवाब देना। जवाब देंगे? जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस का इतिहास देश को लूटने का रहा है, क्या ऐसी कांग्रेस के हाथ में अब हम इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस के हाथ में देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है, वो
उनके पापों के कारण बनी है। सरकार ने ही आरक्षण, जो पॉलिटिकल आरक्षण की व्यवस्था है, पहले जब अटल जी की सरकार थी तब उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था, और जब मोदी को आपने अवसर दिया, मोदी ने फिर उस कार्यकाल को बढ़ा दिया। ये हमारा कमिटमेंट है। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन कांग्रेस के इरादे क्या है, ये हमने कर्नाटका में देखा है। क्या कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं आपको जगाने आया हूं भाइयों। ये क्या खेल कर रहे, जरा चौंक जाएंगे आप सुन करके। दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया, उससे ये सभी कांग्रेस और इंडिया गाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलिए, इस खबर पर भी हमने आपसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से। कांग्रेस ने, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं पीएम मोदी, कांग्रेस ने किया है कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली। हाँ में जवाब देंगे तो यस और ना में तो नो। और ये देखिए 94%, 94% लोग कह रहे हैं कि हाँ, कर्नाटक का खजाना खाली किया है, वहाँ का सरकारी खजाना खाली किया है कांग्रेस ने। 6% लोग ना कह रहे हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत इस बात से सहमत है, जो कि बीजेपी का आरोप है, पीएम मोदी का आरोप है, उससे आप लोग सहमत हैं। और ये आप ही का मत हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। बार बार आपसे अनुरोध है, आइए और #JNMAT जनमत आप टाइप करिए और सीधा हमारे पोल पर आ जाइए। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे खालिस्तान की और कनाडा की। बात करते हैं कनाडा की, जहां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थकों ने नारे लगाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग खालिस्तानी झंडे लेकर पहुंचे और प्रधानमंत्री ट्रूडो के भाषण के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो असहाय होकर इन नारेबाजों को देखते रहे और जस्टिन ट्रूडो पर सिख वोट बैंक की खातिर पहले भी कनाडा में खालिस्तानियों और भारत विरोधी तत्वों को सहारा देने का आरोप लगता रहा है। ट्रूडो ने देश में वहां के समुदाय के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार हर कीमत पर उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ी रहेगी और खास तौर पर जो खालिस्तानी यहां पर हैं वो इसका फायदा उठाते हैं और सिखों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। क्या है पूरी खबर, इसी पर देखिए।
हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। हमारा प्रश्न था खालिस्तानियों का गढ़ बनता जा रहा है क्या कनाडा? तो देखिए, मतलब 1, 2, 10, 20 नहीं, सीधा 97%, 97% लोग कह रहे हैं हाँ खालिस्तानियों का गढ़ बनता जा रहा है कनाडा। 3% लोग ना के बराबर प्रचंड बहुमत कह रहा है खालिस्तानियों का गढ़ बनता जा रहा है कनाडा। चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। खबर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से जुड़ी है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार देखिए, सुप्रीम फटकार लग गई है। दरअसल ममता के बेहद करीबी 40 से ज्यादा मामलों में नामजद आरोपी, कई भ्रष्टाचार के मामलों का सरगना, संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण का जिम्मेदार, जमीन हड़पने का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां ममता बनर्जी की आंखों का तारा बना हुआ है। ममता दीदी और उनकी सरकार इस दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अब बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार या ऑब्जर्वेशन आप कहिए वो मिली है। आपको बता दें कि बीते दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले को जुलाई के लिए लिस्ट तो कर दिया है, लेकिन जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सवाल किया कि निजी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने याचिका क्यों लगाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेश खाली केस सीबीआई को सौंप दिया था। हाईकोर्ट ने 2 मई को सुनवाई तय की थी, लेकिन इसके पहले ही ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां से उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई है। तो इस खबर पर भी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आपसे सवाल पूछा और सवाल किया था, ये देख लीजिए। आरोपियों को बचा रही है क्या ममता सरकार, और मुख्य आरोपी को बचा रही है क्या? यहां तो देखिए लगभग 2% लोगों ने ही ना में जवाब दिया है, 98%, या फिर ये 2% बिना अगर माने तो लगभग 100% के पास ये आंकड़ा पहुंच रहा है। और आप ये मान रहे हैं, देश दुनिया की जनता ये मान रही है, जनता का यही मत है, जनमत कहता है कि भाई आरोपियों को बचा रही है ममता सरकार। इसी के साथ समय का अभाव है और शो भी यहां पर समाप्त होता है। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।